आज मेरी बात कान खोलकर सुन लो। जब तक बिजनेस में दिलचस्पी नहीं दिखाओगे या कोई नौकरी नहीं करोगे, मैं तुम्हारी शादी किसी हालत में नहीं करने वाला। तुम्हारी खातिर मैं किसी पराए घर की लड़की की जिंदगी जहन्नुम नहीं बनाने वाला। पापा, मैं अपनी एक कॉलेज फ्रेंड हिना से शादी करना चाहती हूँ। अरे बरखुरदार, पहले अपने पैरों पर तोड़े जाओ। शादी करके क्या खिलोगे और क्या सुख दोगे? 28 बरस के होने आए, उस दिन रात दोस्तों की इंस्टॉलबाजी से फुर्सत मिले, तब तो किसी काम धंधे के बारे में सोचो। तुम 1000 बार कहा है लिटिल ऑफिस में बैठे हो। सौदे में मेरा हाथ बटाओ, लेकिन इसलिए अपने फ्रेंड और मज़ेदार पार्टी की चुलबुल से टाइम मिले, तब तो तुम इनके बारे में सोचोगे। आज मेरी बात कान खोलकर सुन लो। जब तक सौदे में मैं दिलचस्पी नहीं दिखाऊंगा या कोई नौकरी नहीं करूंगा, मैं तुम्हारी शादी किसी हालत में नहीं करने वाला। तुम्हारी खातिर मैं किसी पराए घर की लड़की की जिंदगी जहन्नुम नहीं बनाने वाला। पापा प्लीज, शादी हो जाएगी तो मैं खुद जिम्मेदार बन जाऊंगा। प्रॉमिस, ऑफिस भी रोज जाएगा आपकी कसम। नहीं, नहीं बेटा, कोई प्रॉमिस और कसमों से मैं नहीं निकलने वाला। पहले शादी में लगो, फिर जरूर शादी करोगे। पापा प्लीज, राहिल, बस अब इस मुद्दे पर और कोई बहस नहीं। दीक्षित जी ने कहा, इंद्र वहां होते हैं। पापा प्लीज, हिना के पेरेंट्स उसकी शादी कहीं और कर देंगे। मैं उसके बिना जिंदगी जीने की सोच भी नहीं सकता। प्लीज पापा, मान जाए ना। मेरी बात मान लो, फिर मुझे इस शादी से कोई एतराज नहीं होगा। पापा, बस, बस मुझे तंग ना करो। मुझे अभी यह बहुत ज़रूरी रिपोर्ट तैयार करनी है। दीक्षित जी ने रिपोर्ट बनाना शुरू कर दिया, लेकिन वह उसमें कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे थे। मन में पुरानी यादों की पोटली कई घंटे घी में खुलती जा रही थी। राहिल महज 1 साल का था जब उनकी पत्नी एक दुर्लभ बीमारी का शिकार हो गई, तो उनके विवाह के मात्र 3 साल बाद भगवान को प्यारी हो गई थी। तब से उन्होंने राहिल को अपने सीन से पाला। सौतेली माँ अपनी आंख के तारे को साथ कोई दुख दे, केवल इस डर से वह शादी करने का ख्याल तक मन में नहीं लाया। हर विपदा की गर्मी से उसे खींचते हुए अपने वात्सल्य की शीतल छांव में उसे महफूज रखा। पर शायद दब उन्हें भूल गई। राहिल एक बेहद भावुक और स्नेही स्वभाव का लड़का था। शायद मातृविहीन बेटे से अति लाड़ प्यार और पालन पोषण में अनुशासन की कमी से वह बचपन से ही एक गैर जिम्मेदार व्यक्तित्व के रूप में अकेलापन महसूस करता है। स्कूल में, घर में, हर जगह अपनी जिम्मेदारियों से दूर भागता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ दीक्षित बेटे की इस कमी को देखकर दुख होगा हो जाते हैं। उसे लाख समझते, बिना जिम्मेदार बने जिंदगी के कोई मायने नहीं रखते, लेकिन राहिल को अपनी मनमौजी बिंदास जिंदगी बहुत प्रिय। कुछ दिन दीक्षित जी खाने की टेबल पर बेटे का इंतजार कर रहे थे कि उनके सामने वाले बेटे को एक सिंदूरी सी जीन्स और कैजुअल सी कुर्ती पहने, मांग भर सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहने एक सांवली सलोनी सी लड़की को देखकर हतप्रभ रह गए। पापा, ये हिना है। हमने कोर्ट मैरिज कर ली है। बहुत बुरे पापा, लेकिन मेरे सामने इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। और यह कहते हुए दोनों अपने पैरों पर झुक गए। बेटे के इस गैर जिम्मेदार आचरण पर तिलमिलाते हुए उसने अपना मुंह मोड़ लिया। उनकी आशा के विपरीत हिना एक बेहद समझदार, जिम्मेदार और सुलझा हुई लड़की थी। उन्होंने धीरे धीरे घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल ली, और विशेषकर वृद्धावस्था की ओर कदम बढ़ाते हुए ससुर की। वह बेहद जिम्मेदारियां लेकर अपने खान पान, दवाएं, कपड़े आदि का पूरे मन से ध्यान लगाती है। घर के नौकर चाकर उसके मृदु सहृदय स्वभाव की फेटा नहीं करते। समय के साथ वह हिना के नितांत स्नेही और देखभाल स्वभाव से परिपूर्ण लगे। उनमें अपनी अजनी बेटी की प्रतिछाया झलकती है। धीरे धीरे उन्हें यह एहसास होने लगा कि उनके घोर दुर्भाग्यशाली बेटे के लिए हिना से अच्छा मैच कोई हो ही नहीं सकता था। हिना के संपर्क में आकर उनके बेटे की तो मनोकाया पलट हो गई थी। शादी से पहले वह अमूमन रात बेरात बहुत देर से दोस्तों के साथ मौजमस्ती करके घर लौटता, सुबह 11-12 बजे से पहले बिस्तर नहीं छोड़ता। विवाह के बाद धीरे धीरे उसकी यारी दोस्ती खत्म होती जा रही थी। वह अधिकतर घर में ही रहती है। हिना के साथ साथ दिनों दिन बूढ़े होते पिता की जरूरतों का ध्यान रखता है। आगे बढ़ते हुए वे खाने पीने और आराम पर नजर रखने लगे। राहिल हिना के विवाह के पूरे 2 साल होने आए। बेटे की बिजनेस में अरुचि को देखते हुए पिछले कुछ महीनों से दीक्षित जी ने हिना को अपने साथ ऑफिस ले जाना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि बेटा नहीं तो बहू ही उनका बिजनेस देखे समझे और आगे बढ़ाए। हिना उनके मार्गदर्शन में व्यापार की बारीकियां सीखने का प्रयास कर रही थी। पिछले कुछ दिनों से तो राहिल भी हिना और उनके साथ ऑफिस जाने लगा था। वह दिन रविवार था। दीक्षित जी सुबह सुबह अपने कमरे में अपनी आरामदायक कुर्सी पर बैठी चाय की चुस्कियां ले रहे थे कि तभी हिना ने उनसे कहा, पापा, आपने कल की मुलाकात के लिए जो प्रेगनेंसी बनाने के लिए बोला था, वह बिल्कुल तैयार है। दीक्षित जी ने उसे पूरा देखा और उसे अत्यंत उत्कृष्ट प्रस्तुतिकरण बनाने की बधाई दी।
बेटा बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन बना है। कांग्रेचुलेशंस। पापा, अब एक राज की बात है। ये पूरा प्रेजेंटेशन राहिल ने बनाया है। दीक्षित जी को अपने पाठकों पर यकीन नहीं हुआ और उन्होंने उससे कहा, हो ही नहीं सकता। उस नालायक को तो मेरे इस नए प्रोजेक्ट की ABC भी नहीं पता। तो फिर वह इतना बढ़िया प्रेगनेंसी कैसे बना सकता है? ना, तुम मेरा मन रखने के लिए मुझसे ये कह रही हो? पापा, पिछले 2-3 महीनों से राहिल मेरे साथ ऑफिस आकर मेरे चेंबर में ही पूरे पूरे दिन बिता रहा है ना। तो पापा वह मेरे साथ बस टाइम पास नहीं करता, बल्कि ब्रिजेश जी और मुझसे ऑफिस का काम समझाता था। आज फादर्स डे है पापा, राहिल द्वारा बनाया गया ये प्रेजेंटेशन आपके लिए उनके आज का तोहफा है। हाँ पापा, हिना ठीक कह रही है। नए प्रोजेक्ट की सारी जानकारी ब्रजेश जी और हिना से लेकर मैंने इसीलिए यह प्रेजेंटेशन बनाया है। हैप्पी फादर्स डे पापा। हैप्पी फादर्स डे पापा। पापा आपकी छत्रछाया हम दोनों पर हमेशा यूं ही बनी रहे। लव यू कूल होते पापा। दीक्षित जी ने भावविह्वल होकर अपने दोनों बच्चों को सीन से लगा लिया। उनके दिल की खुशी, उनके मन में समाये ना समाये और आंखों की राह झरझर बह निकली और वह हिना और बेटे को आशीर्वाद देते हुए बुदा बुदा खुशी मनाती हुई, जीते रहो मेरे बच्चे हिना राहिल। मेरी बरसों की साध पूरी हुई। राहिल के इस पत्र का पूरा पूरा श्रेय इसीलिए जाता है मेरी बेटिया। नहीं पापा, राहिल भी अपने बदलाव के लिए मेरे बराबर का ही जोड़ादार है। इसी खुशी में हम अभी शहर से बाहर एक रिजॉर्ट चल रहे हैं। वहां रात को एक रॉकिंग पार्टी करेंगे। हाँ पापा जल्दी से तैयार हो जाए। दीक्षित जी को लगा, ये हकीकत नहीं, बल्कि कोई मीठी ख्वाब थी। वे भावुक मन के साथ मुस्कुरा दिए।